मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा है ओरछा। ओरछा की हमारी यात्रा शुरू हुई द लोटस होटल से। ये होटल झांसी से टीकमगढ़ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में स्थित टीकमगढ़ के क्षेत्र के कुछ हिस्से को अलग करके एक नया जिला बनाया है, जिसे अब निवाड़ी के नाम से जाना जाता है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और इसी निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा। ओरछा नगर की स्थापना बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक पूर्व रियासत की राजधानी थी, जिसमें मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। ओरछा नगर बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नगर ग्वालियर से 126 किलोमीटर, टीकमगढ़ से 89 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने इस शहर की नींव रखी थी। वे ओरछा के पहले राजा बने और उन्होंने ओरछा किले का निर्माण भी कराया। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण ओरछा की रानी गणेश कुंवरी ने कराया था, जबकि राज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह ने 1554 से 1591 के अपने शासनकाल में कराया था। अक्टूबर 1635 में मुगल शासक औरंगजेब के नेतृत्व में आई शाही मुगल सेना ने ओरछा पर अधिकार कर लिया था। बेतवा नदी के किनारे बसे छोटे से शहर ओरछा की कहानी किसी बड़े साम्राज्य से कम नहीं है। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी नींव रखी। कहा जाता है कि यहाँ की शांति और नदी का किनारा उन्हें इतना पसंद आया कि यहीं उन्होंने अपनी राजधानी बसा दी। समय बदला, मुगल आए, लेकिन ओरछा ने कभी अपनी पहचान नहीं खोई। बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत में जो महल बनवाया, उसे आज जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ओरछा में भगवान राम को देवता नहीं बल्कि राजा माना जाता है। यही वजह है कि राम राजा मंदिर में आज भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आज ओरछा कोई राजधानी नहीं, लेकिन इसके किले, मंदिर और घाट अब भी उसकी शाही कहानी कहते हैं। आइए चलते हैं ओरछा की कमाल की यात्रा पर और जानते हैं ओरछा में घूमने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगहें हैं और ओरछा में आप कैसे पहुंच सकते हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 15वीं शताब्दी से पहले ओरछा एक वीरान जंगल था। बुंदेला डायनेस्टी जो थी गढ़कुंडार थी, यहाँ से 53 किलोमीटर दूर। तो वहाँ के जो राजा थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह, वो शिकार खेलते हुए ओरछा नगर में आए। उस समय यहाँ पर एक जंगल थी। जब उनने शिकार खेलते हुए थक गए, शिकार नहीं लगा हाथ में, तो वो नदी के किनारे लेट गए। उसके बाद वो उठे तो उन्हें अच्छा लगा। उनने कहा अपनी हम यहीं पर राजधानी ना बनाए। तो जब वो उठे राजधानी बनाने के लिए, तो वो अपने साथ में शिकारी कुत्ते लिए थे। तो उनने कुत्तों से कहा ऊर्छा, ऊर्छा का अटैक होता है। अटैक को ऊर्छा कहते हैं, हमारे बुंदेली में कहते हैं ऊर्छा। तो इसका पहले नाम पड़ा ओरछा। रा नहीं था इसमें, बीच में रा भी लगा है बीच में। तो 1501 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा किले की नींव रखी। ये 3 राजाओं ने बनवाया महल, एक राजा का बनवाया हुआ नहीं है। उसके बाद उनके प्रथम पुत्र भातीचंद ने 1534 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य करवाया अधूरा। फिर मधुका साय नरेश उनने बनवाया। फिर मधुका साय नरेश और रानी कुंवर गणेशी बाई से ही ओरछा की इतनी बड़ी कहानी है, वरना इनकी कहानी नहीं थी। दोस्तों, ओरछा आज भी किसी गांव जैसा ही लगता है, वही शांति और सहजता। लेकिन टूरिस्ट की बढ़ चुकी भीड़ इस छोटे से नगर की कहानी बयां कर देती है। ओरछा की अपनी यात्रा पर हम सबसे पहले पहुंचे चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ओरछा में स्थित एक अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में ओरछा की रानी गणेश कुंवरी ने भगवान राम के लिए किया था। रानी प्रभु राम में अत्यंत आस्था रखती थी और उनका उद्देश्य अयोध्या से भगवान राम की प्रतिमा लाकर इसी मंदिर में स्थापित करना था। किंवदंती के अनुसार प्रतिमा को अस्थायी रूप से रानी महल में रखा गया, लेकिन बाद में भगवान राम ने वहीं विराजमान होने की इच्छा जताई, जिसके कारण प्रतिमा को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित नहीं किया गया। यही स्थान आगे चलकर राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। चतुर्भुज मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये मंदिर और किले की मिश्रित शैली में निर्मित है और इसके 4 ऊंचे शिखर दूर से ही दिखाई देते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 105 मीटर मानी जाती है, जिससे ये अपने समय के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता था। मंदिर की संरचना में विशाल खुले हॉल, ऊंची छतें, मजबूत स्तंभ और गर्भगृह तक पहुंचने के लिए ऊंची सीढ़ियां शामिल हैं। आज ये मंदिर एएसआई के संरक्षण में है और ओरछा की धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।
मंदिर में दर्शन से पहले हमने फूल मालाएं ली और प्रसाद भी लिया। यहाँ के मिल्क केक के तो क्या ही कहने, कमाल का स्वाद है इसका। मंदिर में दर्शन से पहले हमने यहाँ तुलसी की माला भी खरीदी। कारीगर यहाँ हाथ की महीन कला से इसे तैयार कर रहे थे। मंदिर के अंदर हमें मिले गाइड ध्रुव ठाकुर। उन्होंने हमें पूरा मंदिर न सिर्फ घुमाया बल्कि ऐसी बारीक जानकारी भी दी जो शायद बगैर इनके हम कभी नहीं ले पाते। यह जो मंदिर हैं ये मुगल तथा हिंदू वास्तुकला से निर्मित है। यह जो खिड़की दरवाजे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये स्वागतनुमा आकार में बनाए गए हैं। यह देखिए हाथ में एक फूल लिए आपके स्वागत कर रहे हैं। हैंडेड सेब है, ऐसा हाथ का सेब है ये आपका स्वागत कर रहे हैं। इस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर। आ जाइए। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जो राजा राम के लिए बना था। चतुर्भुज भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में पद्म, शंख, चक्र, गदा, ये सब हैं। तो ये ऐसे बनाए गए हैं 4 भुजा आकार में। देखिए 1 2 3 4 पिलरों पे निर्मित है। यहाँ से देखिएगा तो 4 पिलर हैं, उस साइड से देखिएगा तो 4 है, बीच में देखिएगा तो 4 है। तो यह जो हम आपको देख रहे थे ना, बताया ना स्वागतनुमा आकार में, तो ये देखिए हाथों का सेब। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बिल्कुल हाथों का सेब है। एक दासी ऐसे खड़ी है, वो ये देखिए बीच में हाथ में फूल लिए ये आपका स्वागत कर रही हैं। ये चारों ऐसे हैं। अब देखिए सर जी, ये दिख रहे होंगे आपको, ये फूल हैं। देखिए पंखुड़ी, ये गुलाब के फूल हैं, कमल के फूल। ये आपको आधा इस साइड देखेंगे, आधा इस साइड देखेंगे, तो ये हैं। तो ये देखिए बीच में पंखुड़ियाँ हैं। इस साइड आप देखेगा, अभी नीचे से दिखाएंगे आपको, तो वो कमल आकृति में बना है, वो वाला डोम कमल की आकृति में, क्योंकि भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार के कमल नयन है। आइए बाकी आपको ऊपर से बताएंगे हम। यह जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 काम करते थे। पहला वेंटिलेशन का और दूसरा रोशनदान का। ये दोनों काम करते थे। जैसे जब आप देखिएगा गर्मियों के समय आप आइएगा तो लू चलती है। लू अगर आप जानते हो तो जब लू चलती है, इन दीवारों से जब लू की हवा अंदर आएगी, इतनी ठंडक हवा आती है, ऐसे लगता है जैसे एयर कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो दीवारें जो बनी है ना, ये आपको इसमें चूना, घी, शहद, मूंग की दाल, गुड़, इन सब से मिक्स करके ये दीवारें बनी हैं, इसलिए ये ठंडक देती हैं। ये भूल भुलैया आकार में बनाया गया है। एक रास्ता जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो है बंद, लेकिन रोशनी आती है लेफ्ट में कि लोग जाएं लेफ्ट में, लेकिन रास्ता है राइट साइड से, तो इस साइड से कोई पहचान ही ना पाए। वो अंदर आपको दिखाएंगे, रास्ता इतना गुप्त तरीके से बनाया गया कि कोई पहली नजर में देख नहीं सकता पहली बार में। यहाँ से देखिए जैसे कोई आक्रमण करने आ रहा है, अब उसमें एक में अगर बहाला मारेंगे या तलवार मारेंगे, एक अगर मरेगा, एक गिरेगा तो सारे नीचे तक गिरेंगे, कोई आसानी से ऊपर ना चढ़ सके। ये बनाया गया, हाँ, भूल भुलैया के आकार में। अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा, देखिएगा, लेकिन रास्ता यहीं से ऊपर जाने का लिए। ये 3 आपको रोशनदान दिख रहे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता यहीं से है, लेकिन ये है रास्ता यहाँ से। अब देखिएगा इस साइड भी रास्ते गए हैं, इस साइड भी रास्ते गए हैं। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ से ऊपर चढ़ रहा हूँ, कहाँ से नीचे चढ़ रहे हैं। ये रास्ते सेम बनाए गए हैं। आइए अब यहाँ से चलेंगे अपन। यह जो दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 बालकनी हैं। ये चारों बालकनी से फूलों की वर्षा होती थी। जब भी भगवान की आरती हो, वहां पर नगाड़े बजते थे, धम 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 धम, तो यहाँ से फूलों की वर्षा होती थी। यहाँ से आप दर्शन करिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होते हैं। चतुर्भुज मंदिर से पैदल दूरी पर स्थित है राजा राम मंदिर। ओरछा का राजा राम मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ओरछा में ही स्थित है। इसका मूल स्वरूप ओरछा का रानी महल था, जिसे बाद में मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। 16वीं शताब्दी में ओरछा की रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से भगवान राम की बाल स्वरूप प्रतिमा लेकर आई थी। मान्यता है कि प्रतिमा को अस्थायी रूप से इसी महल में रखा गया था, लेकिन भगवान राम ने यहीं पर स्थायी रूप से विराजमान होने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके कारण उन्हें दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं किया गया और यही स्थान आगे चलकर राजा राम मंदिर कहलाया। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान राम को राजा मानकर उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन मंदिर में राजकीय परंपराओं के अनुसार पूजा होती है, पुलिस गार्ड की सलामी होती है, राजसी ध्वज फहराया जाता है और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आरती भी होती है। मंदिर में श्री राम के साथ माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित हैं।
राजा राम मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये ओरछा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है, जहां भक्ति, शासन और परंपरा एक साथ दिखाई देती है। रानी, आप राम की भक्ति छोड़िए, हमारे बांके बिहारी जी की भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो राम भक्त हैं, राम ही की भक्ति करेंगे। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए सोची, तो उन्होंने कहा रानी से ये काम कीजिए, आप ओरछा से अयोध्या जाइए, तभी ओरछा आना जब आप राम को लेके आ जाए, वरना ओरछा नहीं आना। उन्होंने कहा ठीक है। पति की पहले के समय में ऐसी होती थी, अगर पति की आज्ञा होगी मतलब भगवान की आज्ञा। वो जब गई वहां पर तो उन्होंने तपस्या की भगवान की, 14, 22, 28 दिन तक वो तपस्या में बैठी रही, लेकिन भगवान नहीं मिले उन्हें। आखिर में जब वो थक हार गई तो उन्होंने सोचा कि अब पति हमारे पास है नहीं है, तो उन्हें जल समाधि लेने के लिए सोची। और जैसे जल समाधि के लिए उन्होंने, क्योंकि समाधि लेने से पहले भगवान का याचमन करना पड़ता है, तो उन्हें याचमन किया भगवान का। याचमन करने के बाद जैसे वो जल में उतरी, भगवान तुरंत गोदी में आ गए कि रानी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप हमारे साथ अयोध्या से ओरछा चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ ओरछा चलेंगे, लेकिन हमारे 3 वचन होंगे। एक, जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ के राजा हम स्वयं होंगे, आपके पति नहीं। दूसरा, जहाँ बिठा दोगी वहाँ से कभी उठेंगी नहीं। तीसरा, हम पुख नक्षत्र में ही चलेंगे, 28 दिन में होते हैं पुख नक्षत्र, उसी नक्षत्र में रानी लेके चलती थी, 228 दिन में लेके आई थी। और वो नक्षत्र आप ऐसा नक्षत्र है कि आज भी यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर के लोग पैदल आते हैं उस नक्षत्र में, ऐसा नक्षत्र है वो। तो जब रानी राम को लेके आई थी तो राजा को खबर हुई, तो वो सामने अगर आप वो खिड़की देख रहे हो गए, वो जालीदार खिड़की देख रही होगी, बिल्कुल इसके सीध में देखिएगा, 3 बनी हुई है खिड़की। हाँ, उसके देखो 3 खिड़कियाँ इस साइड है, 3 इस साइड है, लेकिन एक बीच में एक बड़ी है, पत्थर के काट के बनी, वही खिड़की वो रखवा गई कि तो हम वहीं से दर्शन करें भगवान को, यहाँ पर नहीं आए दर्शन करने। भगवान अंतर्यामी। जब रानी राम को लेके आई थी तो इस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया मुगल आक्रमणकारियों के कारण। तो रानी ने उन्हें अपनी रसोई घर में विराजमान कर दिया। जब विराजमान कर दिया और इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, तो रानी ने कहा चलिए सरकार, आपका मंदिर बन के तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा रानी से आप अपने वचन याद कीजिए। तब से वो वहीं पे बैठे हैं। श्री राम के 2 निवास हैं, खाद्य दिवस ओरछा रहे थे, सैन्य अयोध्यावास। सर्वव्यापक श्री राम के 2 निवास, खास दिवस ओरछा रहे थे, सैन्य अयोध्यावास। वो इस साइड आप देखेगा तो 7 धार बहती हैं यहाँ पर ओरछा में, जैसे गंगा जी कैसी बहती हैं, नर्मदा जी उल्टी बहती हैं, ऐसी ये सब यहाँ पर हैं नदियाँ, तो धाराएं हैं ऐसी उन्हीं की। राजा राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद हमने बाहर एक स्टॉल पर पूरी सब्जी खाई और चल दिए शहर की एक और ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए। ये इमारत थी ओरछा का किला और इसी परिसर में स्थित जहांगीर महल। बेतवा नदी के शांत प्रवाह के किनारे खड़ा ओरछा का किला ऐसा लगता है मानो आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानी सुना रहा हो। 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित ये किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था, बल्कि ओरछा रियासत की सत्ता, संस्कृति और कला का जीवंत केंद्र भी रहा है। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य प्रवेश द्वार इस बात की गवाही देते हैं कि ये स्थान कभी रणनीति और शासन का मुख्य आधार था। किले के भीतर प्रवेश करते ही इतिहास मानो जीवंत हो उठता है। यहाँ स्थित राजा महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और अन्य इमारतें बुंदेला स्थापत्य की भव्यता को दर्शाती हैं। दीवारों पर बने प्राचीन भित्ति चित्र, दरबारों के खुले आंगन और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी उस समय के राजसी जीवन की झलक दिखाती हैं। इसी किले परिसर में स्थित जहांगीर महल ओरछा की शान और गौरव का सबसे प्रभावशाली प्रतीक माना जाता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर सिर्फ एक बार ही ओरछा आए, लेकिन उनके सम्मान में बना ये महल आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। 3 मंजिला ये महल बुंदेला और मुगल स्थापत्य शैलियों का अनोखा संगम है। ऊंचे बुर्ज, मेहराबदार प्रवेश द्वार, सुंदर झरोखे और संतुलित संरचना इसे देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। महल की छत पर बनी भव्य छतरियां और भीतर के खुले आंगन इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ से बेतवा नदी और आसपास के मंदिरों का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे इतिहास और प्रकृति एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। दोस्तों, ओरछा किले का भूल भुलैया जैसा डिजाइन उसकी सबसे रोचक और रहस्यमयी विशेषताओं में से एक है। किले के भीतर चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो रास्ते जानबूझकर उलझाए गए हों। अचानक मुड़ते रास्ते, एक दूसरे से जुड़ी हुई सीढ़ियां, छिपे हुए मार्ग और बिना सूचना के खुलते आंगन। ये डिजाइन केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि शत्रु किले में प्रवेश करने के बाद भ्रमित हो जाए और उसके लिए आगे बढ़ना कठिन हो जाए। कुल मिलाकर ओरछा का किला और जहांगीर महल
केवल पत्थरों से बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे बुंदेला शौर्य, मुगल प्रभाव और भारतीय स्थापत्य कला के संगम की जीवंत मिसाल भी हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है मानो हर दीवार, हर सीढ़ी और हर आंगन अपने भीतर सैकड़ों वर्षों की कहानियां समेटे हुए है, जो आज भी आने वालों को अतीत की यात्रा पर ले जाती है। एक गुम्बद बना हुआ है यहाँ पर, ये मुगल आकार में बना है। मुगल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर का मिश्रण क्यों है? मिश्रण इसलिए था कि यहाँ के जो राजा थे और जहांगीर थे, वो लोग मित्र थे, इसलिए ये सेम है, सेम आर्किटेक्चर है। ये वाले आप देखिएगा, उन्होंने जहांगीर को खुश करने के लिए आर्किटेक्चर वैसा बनाया। हाँ, वो पीछे वाला आप जो देखिएगा वो जहांगीर महल है। जहांगीर महल में एक दिन जहांगीर रुका था, यहाँ से कहीं पे आक्रमण के लिए जा रहा था, उसलिए बनवाया गया था वो। और जो आप ये मूर्ति देखते हैं ना, ये मूर्ति जो पूरा सिंहासन देखते हैं, ये मूर्ति बनाई गई मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं है जो रानी लाई थी। यहाँ पर सिर्फ राम ही है, यहाँ पर ना तो लक्ष्मण है ना तो सीता है, सिर्फ राम को लेके आई थी रानी। और वो वाली मूर्ति पीछे है। जब पुजारी जी पूजा करने जाते हैं तो वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते, क्योंकि उनका तेज कोई नहीं देख सकता। मनुष्यों में वो क्षमता नहीं है उनका तेज देख पाए, भगवान का तेज। ये है नृत्य की राय प्रवीण महल। अच्छा, जो आगे छोड़िए, हाँ, नृत्य की राय प्रवीण महल, वो 3 राशियों के महल है। वहां पर पंचमुखी महादेव मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। ये जो जटायु आप देख रहे हैं ना, गिद्ध बैठा हुआ, ये जटायु थे। इनकी भी राम से जुड़ी बहुत अच्छी कहानी है। ये इनके पिता संपत्ति और दशरथ जी मित्र थे। ये है राजा महल, ये पहले रसोई घर थी रानी जी। वो है पालकी महल, लाला हादौल का बैठ का है। ये है जुझार सिंह महल। ये सावन भादो के 2 खम्भे हैं, ये पहले के समय में आपस में जुड़ा करते थे। पीछे वाला सूर्यवंशम राम मंदिर है। यहाँ पर कुल मिला के छोटे बड़े मिला के 284 मंदिर है। हाँ, यह राजाओं की छत्रिया है, राजा रुद्र प्रताप की, राजा भारती चंद की, राजा मधुका साय नरेश की, राजा बीर सिंह देव बुंदेला की, राजा पहाड़ सिंह की, राजा भगवत सिंह की। ये बहुत छत्रियां हैं, 19 छत्रियां हैं ये पूरी। ओरछा किले के रास्ते में हमें दिखाई दी रंजना जी। पर्यटकों की भीड़ और नगर के शोर शराबे के बीच ये तल्लीनता से गोंड आर्ट बनाने में जुटी हुई थी। गोंड आर्ट सिर्फ चित्रकला नहीं, बल्कि जंगलों में बसती कहानियों की रंगीन भाषा भी है। मध्य भारत की गोंड जनजाति द्वारा विकसित ये ट्राइबल आर्ट प्रकृति, पशु पक्षियों, पेड़ों और लोक देवताओं के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं। इसकी पहचान बारीक डॉट्स और लाइनों से भरे पैटर्न हैं, जो हर आकृति को जीवित सा बना देते हैं। गोंड कलाकार मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज में आत्मा होती है, इसीलिए उनके चित्र बोलते हुए महसूस होते हैं। पहले ये कला घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी और आज कैनवस पर दुनिया भर में सराही जा रही हैं, जहां हर चित्र एक लोक कथा की तरह सामने आता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रहने वाली गोंड जनजाति ने इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। ओरछा में किले की यात्रा के बाद हम पहुंच गए कल्पवृक्ष को देखने। लाइफ में आज तक किसी कल्पवृक्ष को नहीं देखा था। राजा राम की नगरी कही जाने वाली ओरछा की पावन भूमि पर हजारों साल पुराना ये वृक्ष मौजूद है। कहा जाता है कि अगर इसके नीचे खड़े होकर आप मन ही मन कोई इच्छा करें तो वो जरूर पूरी होती है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था ओरछा की शाही छतरियां। ओरछा की शाही छतरियां मध्य प्रदेश के बुंदेला विरासत के सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक प्रतीकों में गिनी जाती है। ये छतरियां बेतवा नदी के तट पर स्थित उन राजकीय स्मारकों का समूह है, जिन्हें बुंदेला वंश के राजाओं और उनके परिजनों की स्मृति में निर्मित किया गया था। राजपूत परंपरा के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसकी समाधि के स्थान पर छतरी बनवाई जाती थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके शासन, पराक्रम और योगदान को स्मरण कर सकें। ओरछा की ये छतरियां 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच निर्मित मानी जाती हैं और बुंदेला इतिहास की जीवंत कड़ी हैं। वास्तुकला की दृष्टि से ये छतरियां बुंदेला और मुगल शैली का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती हैं। ऊंचे चबूतरों पर खड़ी गोलाकार या अष्टकोणीय संरचनाएं, पत्थर के मजबूत स्तंभ, अलंकृत मेहराबें और विशाल गुंबद इन्हें खास पहचान देते हैं। कुछ छतरियों के अंदर की दीवारों पर हल्की नक्काशी और धार्मिक प्रतीक भी दिखाई देते हैं। ओरछा की यात्रा पर अब शाम होने वाली थी और हम पहुंच गए थे अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव कंचन घाट पर। कंचन घाट पर ही बना है बोट क्लब और यहाँ पर आप बेतवा नदी में बोट राइड का मजा ले पाते हैं।
बात करें बेतवा नदी की तो ये मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है जो न केवल प्राकृतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी विशेष स्थान रखती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित विंध्याचल पर्वतमाला से माना जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई अंततः यमुना नदी में मिल जाती है, जिससे ये गंगा यमुना नदी तंत्र का एक अहम हिस्सा भी बनती है। कंचन घाट पर होने वाली बोट राइड का किराया अलग अलग है। मोटर बोट के लिए 100 रुपए पर पर्सन, राफ्टिंग बोट के लिए 200 रुपए, काइकिंग के लिए 400 रुपए और रिवर राफ्टिंग के लिए 2850 रुपए चुकाने होते हैं। ओरछा में बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग और नौका विहार बड़ी संख्या में साहसी लोगों को आकर्षित करता है और मध्य प्रदेश में ये एक टॉप राफ्टिंग डेस्टिनेशन भी है। मॉनसून के दौरान राफ्टिंग बंद हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप ओरछा कैसे पहुंच सकते हैं। बात करें हवाई मार्ग की तो ओरछा का अपना हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट है, जो ओरछा से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल जैसे बड़े शहरों से ग्वालियर के लिए नियमित फ्लाइट्स मिल जाती हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट से ओरछा तक टैक्सी या कैब द्वारा 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग का दूसरा विकल्प खजुराहो एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेल मार्ग से भी ओरछा आ सकते हैं। ओरछा का सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन है, जो ओरछा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी देश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, आगरा, लखनऊ, चेन्नई जैसे शहरों से झांसी के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। झांसी स्टेशन से ओरछा पहुंचने के लिए आप टैक्सी, ऑटो या लोकल कैब की सेवाएं ले सकते हैं। रेल मार्ग से ओरछा पहुंचना सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। दोस्तों, आप सड़क मार्ग से भी ओरछा पहुंच सकते हैं। झांसी, ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली जैसी जगहों से ओरछा पूरी तरह से सड़क मार्ग के जरिए कनेक्टेड है। राज्य परिवहन की बसें और निजी बसें झांसी तक आसानी से मिल जाती हैं। झांसी से ओरछा के लिए लोकल टैक्सी और ऑटो हर समय उपलब्ध रहते हैं। ओरछा की यात्रा इतिहास, आस्था और रोमांच का एक अनोखा संगम है। यहाँ के किले, मंदिर, छतरियाँ और घाट आज भी बुंदेला गौरव की कहानी कहते हैं। बेतवा नदी की लहरों के साथ बहता हुआ ओरछा मन को शांति और रोमांच दोनों देता है। ओरछा सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का एक जीवंत अनुभव है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी जरूर बताएं। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में। घूमते रहें और देखते रहें ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।